नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है। देखो हमने ये रेसिस्टिविटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशंस तेज हो जाती हैं, जिससे वो ज़्यादा कोलिजन्स करता है, ज़्यादा कोलिजन्स होने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो मतलब कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर में कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कम होता है क्योंकि करंट चलना शुरू हो जाता है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे 14th चैप्टर में। तो अभी कंडक्टर के साथ डील करते हैं। देखो अभी ये तो हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन वो कैसे कैसे बढ़ेगा इसकी प्रैक्टिकली स्टडी की गई। तो कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हमको मिले, वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे सपोज कोई नॉर्मल टेम्परेचर है, तब हमारा रेसिस्टेंस है R0, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर मैंने क्या किया, स्मॉल टी टेम्परेचर बढ़ा दिया, स्मॉल टी टेम्परेचर कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अब मैंने ये माना कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या हो गया, आर टी हो गया, आर सबस्क्रिप्ट टी हो गया। तो ये देखा गया जो टेम्परेचर में चेंज हुआ ना वो इनिशियल टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इनिशियल टेम्परेचर अगर ज़्यादा था तो ये चेंज भी ज़्यादा होगा, अगर इनिशियल टेम्परेचर कम था तो ये चेंज भी कम होगा। तो क्या बोल सकते हैं अपने, चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेसिस्टेंस। इक्वेशन नंबर आ गई 1। सेकंड, चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो ऑब्वियसली थिंक है कि टेम्परेचर चेंज जितना ज़्यादा करेंगे रेसिस्टेंस में चेंज भी उतना ज़्यादा आने वाला है। मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड किया और मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो आप बता दोगे टेम्परेचर चेंज कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, सेकंड वाले केस में। क्योंकि फर्स्ट वाले केस में तो मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया था, सेकंड वाले केस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया। तो टेम्परेचर का वेरिएशन कहाँ पे ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, सेकंड वाले केस में, क्योंकि वेरिएशन टेम्परेचर का ज़्यादा सेकंड वाले केस में है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेसिस्टेंस। दूसरा, चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन कर दो। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो ये बन गया, चेंज इन रेसिस्टेंस is directly proportional to R0 del T, where del T is the change in temperature। इसके बाद जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है अल्फा। देखो ये अल्फा है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे ही है तो ये आ गया आर टी माइनस आर नोट इक्वल्स टू अल्फा आर नोट डेल टी, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी किसी कंडक्टर के लिए, उसमें टेम्परेचर वेरिएशन से रेसिस्टेंस में चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। और अल्फा की वैल्यू जितनी कम होगी टेम्परेचर चेंज होने पे उसमें उतना ही कम चेंज आएगा रेसिस्टेंस में। ये आगे जब इसका एग्जांपल देखेंगे ना तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अभी मैंने एक बार बता दिया, इसको दोबारा मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर फाइनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना तो निकाल सकते हो, आगे तो सिंपल मैथ है। ये माइनस आर नोट को इधर ले जाओ, ये प्लस का बन जाएगा, फिर आर नोट कॉमन ले लो तो ये बन गया फाइनल रेसिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल रेसिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल टी। स्मॉल टी से ले रहे हो तो स्मॉल टी से ही लेना, कैपिटल टी से ले रहे हो तो कैपिटल टी से ही लेना, नोटेशन चेंज नहीं करनी रास्ते में। तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। सेकंड, अल्फा का एक्सप्रेशन भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो न्यूमेरिकल में अपने को कुछ भी रटना नहीं है। अब मैं बोलूँ कि ये फॉर्मूला मैं याद रख के बैठा हूँ, कभी नहीं, मैंने कभी इस फॉर्मूले को याद नहीं किया। बस मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि चेंज इन रेसिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर, उससे फटाफट मैं एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ। अब न्यूमेरिकल में अगर मेरे को फाइनल रेसिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला निकाल लूँगा, अगर मेरे को अल्फा निकालना है तो डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले से अल्फा भी निकाल सकता हूँ। अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाई आर नोट डेल टी। अब अल्फा
का ये एक्सप्रेशन आ गया, ये फाइनल रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया। याद कुछ भी नहीं रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करने में 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी कंसंट्रेशन अच्छी है, ठीक है। और कंसंट्रेशन, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है कि मेरी कंसंट्रेशन तो अच्छी है नहीं। अरे 12th में हो ना, सभी का माइंड तेज है, नहीं तो 10th में ही रह जाते। सभी का माइंड इक्वल है, बस कुछ बच्चे होते हैं कि वो 90% अपने काम में लगाते हैं, 10% इधर उधर की बातों में। कुछ बच्चे होते हैं कि 50% अपना स्टडी में लगाते हैं, 50% इधर उधर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। वो आप पे है कि आप कितने परसेंट माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हो स्टडी में, कितने परसेंट माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हो स्टडी में, ठीक है। और कोई भी आदत है ना 21 डेज में, आपको पता ही है, साइंटिफिकली प्रूव है कि 21 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट बनाने में और कोई भी हैबिट छोड़ने में, ठीक है। तो अपनी बॉडी को आप खुद पहचानो कि क्या चीज़ आपकी कंसंट्रेशन लूज़ करती है, क्या चीज़ आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाती है। तो जो कंसंट्रेशन बढ़ाती है उन हैबिट्स को तो अपनाते जाओ, और जो कंसंट्रेशन लीक करती है उनको छोड़ते जाओ। चलो, ये अल्फा का एक्सप्रेशन आ गया। अब अल्फा का एक्सप्रेशन तो आ गया, अल्फा को डिफाइन भी कर देते हैं। तो डिफाइन करने के लिए वही फंडा, क्या करो, लेट चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल रेसिस्टेंस इज 1 ओम, देन अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R0। तो इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बोलोगे कि अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड इनिशियल रेसिस्टेंस 1 ओम है, देन चेंज इन रेसिस्टेंस इक्वल्स टू अल्फा, मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। दोबारा से सुन लो कि अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करता हूँ और इनिशियल रेसिस्टेंस मेरा 1 ओम है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने से जो रेसिस्टेंस में चेंज आया वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। जैसे हमने देखो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड किया है, वैसे ही रेसिस्टिविटी का भी फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। चेंज इन रेसिस्टिविटी is directly proportional to initial resistivity and change in resistivity is directly proportional to change in temperature। वैसे ही अल्फा आएगा, वही अल्फा हम रो की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सेम थिंग है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लो, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप तो स्टार हो, आप कंफ्यूज होने वाले नहीं हो, देख लेना। आपको कि क्या, हम नहीं कंफ्यूज होते इसमें, हमें तो आता है, सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, देख लेना। आप ऐसे ही बोलोगे। हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला था, अल्फा क्या चीज़ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर तो अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है तो टेम्परेचर चेंज करने पे रेसिस्टेंस में चेंज भी ज़्यादा आएगा। अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो टेम्परेचर चेंज करने पे रेसिस्टेंस में चेंज बहुत कम आएगा, है ना। तो अब देख लो हम क्या करते हैं, जैसे एलॉयज हैं कुछ, जैसे मैग्नीन होगी, नाइक्रोम होगी, ये क्या एलॉयज के एग्जाम्पल है। एलॉय मतलब जो 2-3 मेटल से मिलके बनी होती है। ये जो एलॉयज हैं इनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। क्योंकि इनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का जब चेंज ज़्यादा हो जाता है तो इनके रेसिस्टेंस में बहुत कम चेंज आता है। तो इसलिए वो डिवाइसेस जहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने पे रेसिस्टेंस में चेंज बहुत कम आए, वहाँ पे हम मैग्नीन, नाइक्रोम, ये वाली वायर्स यूज़ करते हैं। आप प्रैक्टिकल करोगे मीटर ब्रिज रेसिस्टेंस, मीटर ब्रिज का, पोटेंशियोमीटर का, उसमें हम क्या करेंगे, अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, हम क्या चाहेंगे कि टेम्परेचर चेंज होता रहे बट हमारा रेसिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इसलिए मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर है ना, उसमें हम जो वायर यूज़ करेंगे वो इनकी होगी, एलॉयज की होंगी, मैग्नीन की, नाइक्रोम की, ताकि टेम्परेचर चेंज जितना मर्जी होता जाए हमारे जो रिजल्ट पे ना बहुत कम इफेक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम कल क्या करेंगे, ये तो अल्फा का बता दिया मैंने कि अल्फा की वैल्यू, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर्स होती है उसके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। नेगेटिव तो अपने आप ही होनी है क्योंकि उसमें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस कम हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा
कंडक्टर्स में तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर तो ज़्यादा तेजी से रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू होगी बहुत स्मॉल होगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे अल्फा की वैल्यू रेसिस्टेंस की वैल्यू तो उल्टी कम होती जा रही है, तो फाइनल रेसिस्टेंस माइनस इनिशियल रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? नेगेटिव आएगी। तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो इन शॉर्ट कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एलॉयज के लिए पॉजिटिव होती है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस घटता है। उसके बाद ये चीज़ तो आपको पता ही है, सबसे कम रेसिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर्स का। उससे ज़्यादा किसका होता है? एलॉयज का। उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका होता है? सेमीकंडक्टर्स का। और सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका होता है? इंसुलेटर्स का। क्योंकि जो ये सेमीकंडक्टर्स होती है ना, ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बिल्कुल बीच वाले होते हैं भी, ना तो ये इंसुलेटर है ना ये कंडक्टर है। ये 14th चैप्टर में आप पढ़ोगे। और ये जो जो ग्राफ्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में आ जाते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ढंग से समझाऊंगा। मैं ग्राफ डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ओके, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।